उससे पहले हम साथ एक वेबसाइट भी खोलते हैं ताकि हम वेबसाइट के इंटरफेस को समझें और फिर हम कोडिंग को समझें कि हमें क्या समझना है उसमें से, ठीक है। ये जरा खुल जाए तो पता लगेगा। बेशक इसी अकाउंट को खोल लेते हैं। ये एक वेबसाइट मैं खोल रहा हूँ, प्रोफेशनल किचन के नाम से एक वेबसाइट है। अच्छा, ये वेबसाइट है आ गई हमारे पास, ठीक है ना। असल में तो मेरे पास जो वेबसाइट आएंगी ना वो ऐसे आएंगी, बिल्कुल रेडी मोड में होंगी, लेकिन मसला क्या होगा उनका कि वो रैंक नहीं हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि डेवलपर ने वेबसाइट डिज़ाइन किया, एसईओ नहीं की उसकी। हमने उसकी एसईओ करनी है, डिज़ाइन नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एसईओ करते हुए उसकी वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज भी नहीं करना, यानी कि कस्टमर ने तो अपनी मर्जी से वेबसाइट का डिज़ाइन बनवाया हुआ है ना, सो हमने तो उसी डिज़ाइन को लेकर आगे चलने जो डिज़ाइन उसने बनवाया हुआ है। ये मैंने इसको ज़रा 100 पे कर दिया। ये वेबसाइट है एक्चुअली। अब अगर मैं इस वेबसाइट को देखूं तो एक वेबसाइट, आम वेबसाइट जो होती है वो होता क्या है, उसमें एक हेडर होता है जिसमें सोशल मीडिया के लिंक्स होते हैं, एक मेन्यू होता है, एक लोगो होता है कंपनी का, मतलब एक स्टैंडर्ड सी बात कर रहे हैं, एक स्लाइडर बना होता है जो एक से ज़्यादा तस्वीरें स्क्रॉल कर रही होती हैं, एनिमेट हो रही होती हैं, इसको स्लाइडर कहते हैं। ये वेबसाइट का स्लाइडर कहलाता है। अच्छा, उसके बाद एक हेडिंग लगी हुई है, फिर पैराग्राफ आ गया, तस्वीर आ गई, टेक्स्ट तस्वीर, टेक्स्ट तस्वीर, यही कॉम्बिनेशन है सारा। बहुत सिमिलर कंपोनेंट्स हैं, यानी कि दो तीन चीजें देखी, मेन्यू देखा, लोगो देखा, स्लाइडर देखा, टेक्स्ट देखा और तस्वीरें देखी, ऐसे ही है। अच्छा, तस्वीरों के साथ और नीचे आओ तो जरा देखो, एक क्या आ गया, गूगल मैप आ गया, ठीक है, हमने मैप पढ़ा था। ये मैप कैसे यहाँ पर आया ये भी हम सीखेंगे, इसमें हमको बहुत खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता लग जाएगा कैसे लाना है इसको। फिर नीचे क्या बनाया हुआ हमने, एक फुटर टाइप बनाया हुआ है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन ऊपर थी वही सारी हमने, ये अबाउट सेक्शन भी यहाँ बना दिया, ये क्विक लिंक्स भी लगा दिए, ये एड्रेस भी दे दिया, मतलब ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर दे दी। ये एक सिंपल सा वेबसाइट का इंटरफेस है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसको रैंक करने के लिए हमें इसमें क्या चेंजेस करनी है। नो डाउट हमें कुछ चेंजेस करनी है, मगर हम जो चेंजेस करेंगे वो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होंगी। ऐसे नहीं होगा कि वेबसाइट का डिज़ाइन बदलेगा, बल्कि ऐसे होगा कि सब कुछ ऐसा ही रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जिसकी वजह से ये वेबसाइट रैंक करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है, एक तो हमने करना क्या, आप समझो कि यही वेबसाइट मैं आपको दूंगा और इसको आप लोगों को मैं पहले सिखाऊंगा कि आपने इसको चेंज कैसे करना है, आपने खुद से ही इसको चेंज कर लेना है, ठीक है। हमने कोई भी चीज़ इसमें क्रिएट नहीं करनी है, सब चीज़ें हमने इसकी अपडेट करनी है सिर्फ एसईओ के लिए। अच्छा, अब ये कोडिंग की वेबसाइट है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी, ये लाइव वेबसाइट है, लाइव कैसे पता लग रहा है, ये लॉक लगा हुआ है, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट की कोडिंग को चेक करना चाहते हो, इवन वो वर्डप्रेस में बनी हो उसकी भी कोडिंग नजर आ जाएगी आपको थोड़ी बहुत, तो उसको कोडिंग में जाने का क्या तरीका होता है, कंट्रोल यू। मैंने किया कंट्रोल यू जी, कंट्रोल यू किया तो हम इसकी कोडिंग में आ गए, आ गई ना कोडिंग। अब अगर मैं ये देखूं तो बड़ी लंबी चौड़ी कोडिंग है, ऐसी है, तो आप समझ रहे होंगे कि शायद ये सारी हमने समझनी है, बिल्कुल नहीं समझनी। इसमें से चंद चीजें हैं जिसकी कोडिंग हमें समझनी है, जो मैंने अभी आपको बताया भी है। लोगो, कि लोगो कैसे लगा हुआ है उसको कैसे कोड किया हुआ हमने, हेडिंग स्टाइल कैसे लगी हुई है, तस्वीर एक लगी हुई है, बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक तस्वीर की कोडिंग समझ में आ गई तो सारों की आ जाएगी। टेक्स्ट, एक टेक्स्ट की समझ में आ गई, सारी टेक्स्ट की आ जाएगी। एक आखिर में एक फ्रेम लगा हुआ था बिजनेस प्रोफाइल का, वो उसको फ्रेम में लगा, वो कैसे लगा हुआ है। बस ये 4-5 चीजें हैं जो हमें समझनी है, जिनको हमें चेंज करना है, और उसकी वजह से उसकी वेबसाइट रैंक करेगी, मतलब ये चीजें हमें समझ, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, बल्कि पहले एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि वर्डप्रेस नहीं कहते हम कहते हैं एसएमएस, सीएमएस वर्सेस कोडिंग, कि भाई सीएमएस और कोडिंग में क्या फ़र्क है और इसमें से अच्छी कौन सी है, इसमें से सबसे ज़्यादा रियली इस्तेमाल कौन से, लोग कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो अच्छी वाली वेबसाइट है कि नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि लोग क्या चीज़ खरीदते हैं। लोगों का जो ट्रेंड होता है वो परचेज करने का ये होता है कि जो चीज़ चीप रेट्स पे हमें मिलती है हम उसे ज़्यादा खरीदते हैं, उसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है जो कम पैसों में। सो
वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स होती हैं यानी CMS की जो वेबसाइट्स होती हैं वो लो प्राइस वेबसाइट्स होती हैं और जो कोडिंग की वेबसाइट्स होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। अगर हम ये कहें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स कौन सी हैं तो CMS की है, मोर देन 70% CMS बनी हुई है। और अगर हम ये कहें कि सबसे ज़्यादा बग्स किस में आते हैं तो वो भी CMS में आते हैं। CMS की वेबसाइट 1 साल से ज़्यादा किसी की चलती नहीं है, 1 साल के बाद वो यहाँ तो नहीं बनवा लेता है तो यहाँ वो शिफ्ट कर लेता है, फिर कोडिंग पर आ जाता है, इसलिए कि इस वेबसाइट का एक्सप्लॉइट होने के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये पूरी की पूरी वेबसाइट प्लगइन्स पर है, यानी वेबसाइट इटसेल्फ कुछ नहीं है, ऑल वेबसाइट्स कंसिस्ट ऑफ प्लगइन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी प्लगइन में कोई इशू आया तो क्या, बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके मोबाइल के ऊपर ऐप्स हैं, तो आपका कोई भी ऐप होता है तो क्या होता है उसके अपडेट्स होते हैं। मतलब आप ट्विटर को कोई साल भर इस्तेमाल ना करो, साल के बाद आप आकर देखोगे तो ट्विटर सही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और जब प्ले स्टोर में जाओगे तो पता लगेगा इसकी एक अपडेट आई हुई है। इसी तरह व्हाट्सएप की भी अपडेट फ्रीक्वेंटली आती रहती है और दूसरे ऐप्स की भी आती रहती है। अब अगर हम अपडेट्स ना करें तो वो बग कर रहा होता है, वो हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे चल रहा होता है, हैंग हो रहा होता है और हमें यूँ लग रहा होता है शायद हमारे मोबाइल में कुछ इशू है। जैसे ही हम अपडेट कर लेते हैं वो एप्लीकेशन ठीक काम करना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स हैं वो भी प्लगइन बेस्ड हैं, तो उसके जो प्लगइन्स हैं वो गड़बड़ कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्लगइन से वेबसाइट बनी है, हुआ क्या कि प्लगइन्स तो डेवलपर को पता है ना भाई क्या है, आम यूजर को तो नहीं पता जिसने वेबसाइट बनाई है कि क्या चीज़ है, प्लगइन आया हुआ है, एक्सपायर होना है, अपडेट होना है, कि इसको खत्म करके नए वाला इंस्टॉल करना है। अब प्लगइन की अपडेट आई, किसी को पता ही नहीं है, उस अपडेट के बाद एक और अपडेट आ गई, फिर नहीं पता, एक अपडेट स्पेशली इसलिए आई कि हैकिंग ना हो, उसका भी नहीं पता लगा। इसका मतलब क्या होगा, जब उस बंदे ने हैकिंग वाली अपडेट नहीं की होगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी वेबसाइट तो हैक होगी। हैक होने के लिए पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हैकिंग ऑप्शन है कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट हैक होती है बहुत ज़्यादा, और जब वो हैक होती है तो इसका मतलब होता है कंट्रोल आपके हाथ से चला गया, वेबसाइट गई आपकी, ठीक है। सो इस वजह से हम वर्डप्रेस की वेबसाइट हैवी होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये जो वेबसाइट दिखा रहा हूँ ना, ये 4 MB में बनी हुई वेबसाइट है सिर्फ, और अगर वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होगी वो GBs में होगी। मैंने अभी 4 MB बोला, 8 MB ले लो, 15 MB ले लो, 20 MB ले लो, लेकिन GB का मतलब है कि 1024 MB तो GB बनता है, तो GBs में बनी हुई वेबसाइट है। अच्छा, उसके बाद स्पेस ज़्यादा चाहिए, क्यों भाई, जितने प्लगइन्स उतनी स्पेस, आप जितने ज़्यादा चीज़ें उससे कह रहे हो ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, इसमें वो प्लगइन्स ले रहे हो। अब वो प्लगइन्स लेने से हो सकता है आपकी वेबसाइट 2 GB की होगी, 10 GB की होगी, 5 GB की होगी, 3 GB की होगी। अब जब वो कोई चीज़ हैवी होती है तो उसको रिसोर्सेज और भी तो चाहिए होते हैं, रैम। जैसे आपकी विंडो है तो उसको रैम का बड़ा पार्ट है कि भाई कोई 3D का एप्लीकेशन करना है तो रैम बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आपको रैम भी बढ़ानी पड़ेगी, जबकि उसके लिए तो स्पेस ही कम थी जी, उसके लिए तो हमें ज़्यादा रैम की भी ज़रूरत नहीं है। सो इस वजह से हम कम, और एक्सपेंसिव कौन सी है, कोडिंग की है। अब कोडिंग में ये इशू नहीं है, कोडिंग का कोई प्लगइन का इशू ही नहीं है। कोडिंग में हमने जो एसईओ करनी है वो कोडिंग से करनी है, यानी कि वो आपकी स्किल है, जबकि वर्डप्रेस में आपने जो एसईओ करनी है वो प्लगइन से करनी है। यानी वर्डप्रेस में हम एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, उसकी मदद से एसईओ हो रही होगी। इसका मतलब है कि वो प्लगइन में कुछ इशू आया तो गड़बड़ करेगा, हमारी एसईओ को भी गड़बड़ करेगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम किसको कंपेयर करते हैं, कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं ज़्यादा कोडिंग वाली वेबसाइट को। नो डाउट कि अगर मैं एक एसईओ एक्सपर्ट हूँ और कोई बंदा मेरे पास आ जाए और वो कहीं भी मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है तो मैं उससे डराऊंगा भी नहीं, ये भी नहीं कहूँगा कि भाई ये क्या हुआ, गलत हो गया, आपको तो वर्डप्रेस में नहीं बनवानी चाहिए थी, वो तो डिसअपॉइंट होगा इसमें ना। हाँ, अगर कोई मुझसे एडवाइस लेगा कि भाई मुझे वेबसाइट बनानी है, मैं किस में बनवाऊँ, तो मैं उसे कहूँगा कि कोडिंग में बनवाओ। लेकिन अगर किसी की वर्डप्रेस में आ जाएगी वेबसाइट तो मैं उसी की एसईओ करूँगा, ठीक है। ऐसे नहीं कहूँगा कि भाई वेबसाइट को पहले कोडिंग करवा लो, क्योंकि मेरा उसकी वेबसाइट के डैमेज होने में मेरा कोई रोल नहीं होगा। मेरा रोल तो उसकी एसईओ करने में होगा सिर्फ। अगर फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद उसकी वेबसाइट हैक हो जाती है तो वो डेवलपर इशू है, वो हमारा इशू नहीं है। सो इस वजह से हम कोडिंग की वेबसाइट को कंसीडर कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई कि हम इसे कंसीडर क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अब ये वाली जो वेबसाइट हमारे पास है कोडिंग की वेबसाइट है, ज़रा थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि ये वेबसाइट चल कैसे रही है। कैसे चल रही है भाई, सिंपल सी बात है, वेबसाइट का नाम लिखता हूँ तो वेबसाइट खुल जाती है। ओके, अब जरा एक चीज़ देखिएगा, मैं एक और नाम लिखने लगा। अभी तो मैंने सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है ना, अब मैं इसके आगे एक नाम और लिख रहा हूँ। देखिएगा क्या लिख रहा हूँ, क्या लिखा मैंने, इंडेक्स
.html फाइल का नाम लिखा है। अच्छा, इंडेक्स फाइल का नाम है और html जो है, जैसे वर्ड में फाइल बनाते हो तो docx होती है ना, एक्सेल में फाइल बनाते हो तो xlsx होती है, इमेजेस बनाते हो तो png होती है, jpg होती है। इसी तरह जो हमारी वेबसाइट की फाइल है वो html फाइल होती है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इस फाइल का नाम मैंने क्या लिख दिया आगे, इंडेक्स, और आगे उसकी टाइप लिख दी। फाइल का जो नाम होता है ये तो दो हिस्सों पर होता है, ये तो आपको पता है ना सबको, मतलब एक उसका नाम का पार्ट होता है और एक उसके एक्सटेंशन के, यानी कि कोई भी फाइल नेम भाई, सिर्फ HTML की बात नहीं कर रहा, वर्ड की फाइल भी, एक्सेल की फाइल भी, अगर उसका एक नाम है अली, ये उसका नाम है फाइल का। अब उसकी टाइप बताने जा रहा हूं मैं, तो मैं लिखूंगा ये उसकी टाइप है, ये उसकी टाइप है, ये उसकी टाइप है। तो ये क्या कहलाती है, एक्सटेंशन। सो जो HTML फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है HTML। ये HTML भी हो सकती है और HTM भी हो सकती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका एप्लीकेशन, ठीक है। सो अभी हमने ये देखा कि जो हमारी HTML फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशंस क्या होती है। अब आप देखें, हमें वेबसाइट के प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे बिल्कुल नहीं जाना है, ना ही हम उस पर जा रहे हैं। हम अपनी वेबसाइट के सिर्फ HTML वाले पार्ट को ही कंसीडर करेंगे, इसलिए कि हमने जो SEO करनी है, हमने प्रोग्रामिंग के साथ SEO करनी नहीं। मतलब आपकी जो वेबसाइट बनी है वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोड से बनी है, उसमें जावास्क्रिप्ट भी हो सकते हैं, उसमें PHP लैंग्वेज, ये कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा एज ए SEO एक्सपर्ट इनसे कुछ लेना देना नहीं है। इसमें जो कोड ऐसा है इसको मैंने छेड़ना भी नहीं है। हमने किस कोड को छेड़ना है, सिर्फ उस कोड को छेड़ना जो HTML से रिलेटेड होगा, और वो भी किस चीज़ का, इमेजेस का। इमेजेस दिखाए हैं ना ज़्यादा, टेक्स्ट दिखाए हैं, हेडिंग्स दिखाई हैं, हाइपरलिंक्स दिखाए हैं, बस ये चीज़ें हमने छेड़नी है जिससे हमने SEO कर लेनी है, ठीक है। तो हमें पता लग गया फाइल का नाम क्या होता है, कोई भी नाम हो सकता है, एक्सटेंशन पक्की क्या होगी इसकी, HTML। अब ये वाली जो वेबसाइट खुल रही है, एक्चुअली देखें तो ये खुल कैसे रही है। अब पहले मैंने लिखा org तक लिखा तो वेबसाइट खुल गई थी, लेकिन अब मैं एक और चीज लिखता हूं इसके आगे, index.html। अब क्या होता है, अब देखते हैं अब क्या होता है। आपने देखने को फर्क पड़ता है कि वैसे ही है सब कुछ, हो गया जो होना था वैसे ही है ना, सब कुछ चेंज तो नहीं हुआ कुछ। यानी मैंने आगे index.html लिखा तो भी यही पेज खुला, देखें। और अगर मैं इसके बगैर लिखूं, अब देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं, फिर अब कौन सा पेज खुल रहा है, वही वाला, यानी पेज तो चेंज नहीं हुआ। सबसे पहली चीज हमें क्या, नहीं मैं वो ऊपर में नाम चेंज कर रहा हूं, लेकिन अंदर इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी वही पेज है जो index.html पर था, और index.html में भी वही पेज है जो यहां पर है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब आप किसी वेबसाइट को लोड करते हैं, भाई जब वेबसाइट चलानी है तो कोई फाइल तो चलेगी कि नहीं, ये तो सबको पता है ना कि भाई ये जो डाटा नजर आ रहा है आपको, ये किसी ना किसी फाइल में तो है, और वो फाइल कौन सी है, HTML है, ये भी हमें पता है। लेकिन यहां पर फाइल नेम लिखे बगैर ही खुल रहा है, यहां पर फाइल नेम नहीं लिख रहा मैं, कहां पर, ऊपर URL में मैं यहां पर कोई फाइल नेम नहीं दे रहा, तो यही खुल जाता है। लेकिन जब मैं फाइल नेम देता हूं तो भी यही खुल जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो वेबसाइट है बेसिकली वो index.html की फाइल को स्टैंडर्ड फाइल देती है। यानी आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली लोड हो, तो उस फाइल का क्या नाम रखते हैं हम, index.html। यानी index.html वाली फाइल खुद ही लोड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इसके दूसरे हिस्से पर जाऊं, अबाउट पर, ये वाले इस हिस्से पर देखिएगा जरा क्या होता है। अब फाइल आई है ना। अब मैं किसी और मेन्यू पर जाऊंगा अगर, तो वहां पर भी हमारे पास, जैसे ये सर्विसेज है, यहां पर भी फाइल आएगी, देखें ये भी फाइल आएगी। लेकिन जब हम होम की बात कर रहे थे, मतलब जब मैं होम की बात करता हूं, देखें अब क्या आ गया, index.html। अब आपने देखना कि दूसरी वेबसाइट खुल गई है, पेज तो यही खुल रहा है ना, किस तरह खुल रहा है बताएं ना, किस तरह खुल रहा है, index.html लिखने से। ओके, अब अगर मैं इसको मिटा दूं और फिर देखते हैं क्या खुलता है। अब क्या खुला, वही चीज खुल रही है ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। यानी कि वेबसाइट का नाम लिखने से जो खुलता है, index.html लिखने से भी वही खुलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी वेबसाइट को लाइव करते हैं तो आपकी जो index.html की फाइल है एक्चुअली वो ओपन होती है,
और खुद ब खुद ओपन होती है, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब आपकी वेबसाइट का जो डिफॉल्ट नाम होता है फाइल का, वेबसाइट की फाइल का जो डिफॉल्ट नाम है वो क्या है, index.html। यानी आपने जब कोई वेबसाइट अपलोड करनी है, लाइव करनी है, तो उसके अंदर एक तो मैं इंडेक्स की फाइल बनाऊंगा, लेकिन वो इंडेक्स की फाइल को मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं जैसे ही वेबसाइट का नाम लिखूंगा, फाइल ही कौन सी चलेगी, इंडेक्स की फाइल चलेगी, ऑटोमेटिक वही चलती है। ठीक है, यानी मैं सिर्फ इस पूरे मैसेज में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो index.html की फाइल है, ये स्टैंडर्ड फाइल है जो जब हम वेबसाइट अपलोड करेंगे तो खुद ब खुद खुल जाती है। नाम लिखेंगे तो भी यही खुलेगी, सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो भी यही खुलेगी, फाइल का नाम लिखेंगे तो भी यही खुलेगी, वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो भी यही खुलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने अपनी वेबसाइट को अपलोड करना है तो बहुत सारी फाइलों की वेबसाइट होगी, है ना, मतलब अबाउट अस एक अलग फाइल है, गैलरी एक अलग फाइल है, कॉन्टैक्ट अस एक अलग फाइल है, लेकिन एक फाइल जो है वो कॉमन होगी। वो कौन सी होगी, इंडेक्स। वो वाली फाइल मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। जिस फाइल का नाम इंडेक्स होगा, वेबसाइट खुद ब खुद उसको समझेगा कि ये मेरा होम पेज है, वो खुद ही उसको चला देगा। तो अभी हमें ये समझ में आई कि इंडेक्स की फाइल क्या होती है, और हमें ये भी समझ में आया कि HTML की फाइल क्या होती है। ऐसी है ना। अच्छा, अब हम जरा आए इधर और अब हम ये देखते हैं कि वापस उसी पेज पे आ जाते हैं। यहां आगे इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये फाइल बनानी सीखनी है। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना, हमें ये फाइल बनानी सीखनी है ना। तो अब ये फाइल बनी कैसे हुई है, अब हमें इस फाइल का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। यहां से तो ये बड़ी कलरफुल नजर आ रही है, तो ये इसका फ्रंट एंड है, लेकिन जब मैं इसकी कोडिंग पर जाता हूं तो ये वो चीज़ है जहां से ये फाइल बनी है। फिर वही बात कि हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें तो इसका स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं है। यानी आपने कभी भी index.html की फाइल नहीं बनानी, बल्कि आपने जो उसकी इंडेक्स की फाइल होगी उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है। ठीक है ना, क्या चेंजेस होनी है इसमें, देखें जरा अभी हमारे काम की चेंजेस क्या है। ये ऊपर लिखा हुआ है, एक लोगो नजर आ रहा है, अगर ये लोगो नहीं लगा होगा तो मैं लगा दूंगा। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये इसका कीवर्ड है। अगर ये नहीं लगा हुआ या नहीं बना हुआ, डिजाइन ही नहीं हुआ, अभी डिसाइड ही नहीं हुआ कीवर्ड क्या होगा, तो पहले मैं डिसाइड करूंगा और फिर कीवर्ड यहां पे लगाऊंगा। ये काम मैं कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद ये मेरी पहली हेडिंग आ रही है। पहली हेडिंग क्या होगी, कैसे बनाएंगे, ये मैं करूंगा। हो सकता है यहां पर ये ना लिखा होता, पहले यहां पर लिखा होता वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, मैं कहूँगा भाई ये वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग का तो कोई फायदा नहीं ना रैंक करने में, तो मैं कहूँगा भाई यहाँ पर कीवर्ड लेकर आओ कि लोग जो ढूंढते हैं। तो मैंने कहा भाई इसकी प्रोडक्ट तो लोग ढूंढते हैं, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। फिर आगे वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। फिर यहाँ पर कीवर्ड आ गया, ये देखें, ये बीच में ब्रैकेट में प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, एक्चुअली ये मेरा कीवर्ड है। तो मैं इसको जगह जगह रिपीट कर रहा हूँ, ये काम है जो आपने करना है। लेकिन ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ये पहले ही मुझे मिल गया था, मैंने बीच में सिर्फ क्या किया है, कीवर्ड लेकर आया। ठीक है, ये काम हम सीखने जा रहे हैं। अब हम शुरू कहाँ से करेंगे कि भाई एक फाइल है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए नहीं, हालांकि हमने फाइल बनानी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें जरा कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आए तो हम ये देखते हैं कि फाइल बनी कैसे हुई है और इस फाइल का स्ट्रक्चर क्या है। हमें ये दो तीन चीजें समझनी है। अब हम आ जाते हैं नोटपैड में, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं इस फाइल का। कौन सी फाइल है, HTML। अच्छा, HTML इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स उसका नाम है, फाइल की टाइप क्या है, HTML। यानी कि जितनी भी फाइलें हमारी वेबसाइट पर हैं उन सब फाइल की टाइप क्या है, HTML। इधर आओ, कोडिंग में है वापस, स्ट्रक्चर समझने लगे। अब मैंने क्या किया, एक लेस देन का निशान लगाया और एक ग्रेटर देन का निशान लगाया। ठीक है, इसको हम HTML फाइल में बोलते हैं टैग। ठीक है, मतलब मैंने इसके आगे लिख दिया टैग। अब ये टैग का ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप बहुत फेमिलियर हैं। भाई ये YouTube की वीडियोस में भी होता है, ये Facebook की पोस्ट में भी लगा होता है ना, इंस्टाग्राम की पोस्ट में भी टैग हुए होते हैं, ट्विटर में भी टैग लगे होते हैं। ये वो वाला टैग नहीं है। HTML जो है इसे हम कहते हैं, HTML को भी हम लैंग्वेज बोलते हैं, मगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये फॉर्मेटिंग लैंग्वेज। यानी इसे हम करके आ रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेट डिजाइन कर रहे हैं बस। सो जो लैंग्वेज होती है वो प्रोग्रामिंग वाली की बात नहीं करे जो हमें कंफ्यूज करे कि भाई ये हमें लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी।
हम सिर्फ फॉर्मेट्स, क्योंकि इसे हमें इस फॉर्मेटिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों है, इसलिए ज़रूरत है कि हमारा जो कंटेंट है वो कहाँ ओपन होना है, ब्राउज़र में। सो ब्राउज़र को समझाने के लिए, मैसेज देने के लिए कि हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, हमें किसी फॉर्मेटिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है। फॉर्मेटिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, कोई मैथ नहीं होना, कोई फिजिक्स नहीं होनी, इसमें सिर्फ हमने ये देखना है कि टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले करना है, बस। और यही 4-5 चीज़ें हमने सीखनी है। सो इसको हम पूरे को क्या बोल रहे हैं, टैग। अब इस टैग को लिखने का क्या तरीका है, जहां आपकी HTML फाइल शुरू होगी वहां पर आप लिखोगे क्या, HTML, और जहां पर आपकी फाइल एंड होगी वहां पर आप लिखोगे एंड HTML। मैंने एंड HTML नहीं लिखा, मैंने एक स्लैश लगा दिया है ना, ये स्लैश का मतलब है एंड, समझ आई। अब कीबोर्ड पे ये दो तरह के स्लैश होते हैं, एक ये वाला स्लैश होता है, एक ये भी होता है, देखें दोनों ही स्लैशेस है ना। अब आपने कंफ्यूज होना है घर में जाके कि भाई कौन सा लगाए, हाँ ये वाला कि वो वाला। इसको समझने का आसान तरीका है, इसको याद रखिएगा। अब आप देखोगे एक स्लैश है जो बॉटम से लेफ्ट पर है, एक स्लैश है जो बॉटम से राइट पर है, ठीक है। जो बॉटम से राइट वाला स्लैश है ना, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, याद रखिएगा कि ये वाला स्लैश हमें चाहिए। याद रखने के लिए क्या है कि जो स्लैश बॉटम से लेफ्ट पर है, नीचे से आकर देखो भाई, ऊपर से नीचे लगा है ना, तो नीचे से उसका ट्रेंड किस तरफ है, लेफ्ट पर है। समझ आ रही है कि नहीं, मुश्किल बात बता रहा हूं। ये इस तरफ गया हुआ है, लेफ्ट पे गया हुआ है ना, दूसरा लगाता हूं तो इस तरफ चला जाता है, तो वो राइट पर चला जाता है। तो याद रखने के लिए कि जिसका ट्रेंड लेफ्ट पर है, हाँ, इस साइड पर नहीं, लेफ्ट पे कहना है, ठीक है। इस साइड पे तो आपकी होगी ना, दूसरों की कौन सी साइड होगी वो भी देखनी पड़ेगी। तो इसलिए हम इसको, आप कोई भी बंदा फ्रंट से इसको देखेगा तो उसके लेफ्ट पर है बॉटम से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, HTML, सॉरी एंड। तो अब हमने क्या किया, इसको हम कहते हैं कि स्टार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, एंड। ये है स्टार्ट HTML, ये है एंड HTML। अगर हम वेबसाइट में आकर देखें, देखते हैं कि ये टैग हमें वहां मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पहले देखें जरा। ये ऊपर देखें लगा हुआ है HTML, टैग भी बना हुआ है, बिल्कुल एंड पर चले जाएं जहां पे जाकर आपकी वेबसाइट एंड हो रही है, कोडिंग एंड हो रही है, देखते हैं वहां पर क्या है, क्या है वहां पे, वही लगा हुआ जो मैंने लगाया है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी पूरी HTML फाइल ऐसे बनी हुई है, स्टार्ट पर स्टार्ट HTML और एंड पर एंड HTML। अब आगे चले, ये तो हमने सिर्फ एक ब्लॉक बना दिया अभी कि भाई इसके अंदर जो है वो HTML फाइल है, ऐसे ही है। यानी कि देखिए हम हैं कहां पर, इस वक्त हम हैं नोटपैड में। नोटपैड क्या है, टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है टाइपिंग करने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम टाइपिंग नहीं कर रहे, हम कोडिंग कर रहे हैं, हम HTML की कोडिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो लिख दिया HTML और एंड HTML। अब जो हमारी HTML की फाइल होती है ना, वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह किया है स्ट्रक्चर इसका। क्या ह्यूमन का स्ट्रक्चर क्या है भाई, बॉडी के सबसे ऊपर से शुरू हो रहे हैं, सर है ना, हेड, बॉडी और फुट, ऐसी है, 3 चीजें है ना, मतलब हेड है, बॉडी और फुट है। बिल्कुल इसी तरह इसका भी यही है, एक हेड है, एक बॉडी है और एक फुट है। यानी हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं हेड, एक को हम कहते हैं बॉडी और एक को हम कहते हैं फुटर, ठीक है। फुटर बताने की जरूरत ही नहीं है कि जब बॉडी खत्म होगी इसमें नीचे फुट ही है, यानी फुटर ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी HTML फाइल का स्टार्ट कहां से हो रहा है, हेड से हो रहा है। तो अब हम एक और टैग लगा लेते हैं, हेड भी लग गया, इसको एंड कैसे करूं, हाँ बिल्कुल सही है, समझ आ गया। यानी अब हमने ये क्या कह दिया कि भाई जो कुछ मैंने हेड में लिखना होगा वो यहां लिखूंगा, अभी नहीं लिख रहा, अभी सब मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। अब ये वाला पोर्शन यहां एंड हो रहा है, अब नीचे आऊं, ये कौन सा पोर्शन है, हाँ जी बिल्कुल सही है, यहां पर बॉडी लिख दो। अब आप देख रहे हो मैं हर टैग को, हर मैसेज को टैग में लिख रहा हूं, ऐसे ही है, कैसे आइए, टाइप करके आइए। मैंने क्या कहा, आपकी देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, भाई मेरा सर नजर आ रहा है, इसके बाद मेरा जिससे भी आपको नजर आ रहा होगा ना, नीचे तो यही आ रहा है, सेम इसकी भी हेड खत्म हो गया। अब आगे क्या आएगा, इसमें कोई मुश्किल बात है, कहां से तो नहीं आई, यहीं से आनी है, खुद ही लिखनी है हमने, खुद ब खुद किसी जगह से तो नहीं निकलना ना इसमें। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया ना, हेड, बॉडी, फुटर, बस सिंपल। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम कोडिंग करेंगे तो कुछ कोडिंग हम हेड में करेंगे, कुछ कोडिंग हम बॉडी में करेंगे, कुछ कोडिंग हम फुटर में करेंगे, ठीक है। फुटर बताने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ हेड और बॉडी तक ही रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैंने एंड बॉडी किया मींस नीचे फुटर ही फुटर है, बाकी सारा फुटर है, बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैंने कुछ नहीं किया। अब हम जरा ये समझते हैं
कि बॉडी में हमें वेबसाइट पे क्या नज़र आ रहा है और हेड में हमें क्या नज़र आ रहा है। तो मैं इस वेबसाइट पर आऊँ तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी बॉडी है क्या। ये जितनी वेबसाइट मैं पढ़ रहा हूँ इसकी ना, एंड तक जाता हूँ, कहाँ से शुरू हो रही है, ये ब्लैक एरिया से शुरू हो रही है, ऐसी है, और ये एंड पे आ रहा हूँ, ये जहाँ लिखा हुआ है कॉपीराइट 2022 DC किचन, यहाँ पे एंड हो रही है। मैं कि यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, ये इसकी बॉडी है। लेकिन मैंने क्या बताया क्या हुआ उसको, मेरे मुताबिक ये फुटर है, मेरे मुताबिक ये जो मैंने अलग से कलर दिया हुआ है, बैकग्राउंड दिया हुआ है, तो इसको हमने क्या बनाया, हाँ एंड पे है तो फुटर है, ठीक है ना। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये कि कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट को देखता है, देखते देखते नीचे आ जाता है, ठीक है। अब उसको जब वो नीचे आ गया तो बिल्कुल वापस उसको ऊपर जाना पड़ेगा ना, ये देखें एक बटन भी लगा हुआ ऊपर जाने का वैसे, ठीक है ना, ये डिजाइनर ने लगाया हुआ है। अच्छा, इसका हमारे एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक बंदा जब इधर आ गया तो वो यहाँ से किसी भी जगह पर जाना चाहता हो, देखें वो मेरे सोशल मीडिया पे जाना चाहता हो, बटन बने, वो मेरा अबाउट सेक्शन पढ़ना चाहता है, वही जो अबाउट में लिखा हुआ था ना, मैंने यहाँ पर भी शॉर्ट करके लिख दिया। वो मेरे मेन्यूज को देखना चाहता है, होम, अबाउट अस, गैलरी, ब्लॉग, सारे मेन्यूज भी आ गए, उसको मेरा यहाँ पर एड्रेस भी नजर आ रहा है, उसको यहाँ पर मेरा, यानी सारी चीजें, पूरी वेबसाइट की एक समरी आ गई है फुटर पे भी। ये पर्पज होता है फुटर का। तो अब हमें ये पता लग गया, अभी हमने बॉडी भी देख ली, हमने फुटर भी देख लिया, मगर हमें हेड नजर नहीं आया, कहीं नहीं आया ना। हेड में से इस वक्त पूरी वेबसाइट में क्या नजर आ रहा है आपको, ये आ रहा है ऊपर, ये वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है आपको, यहां पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हेड में लिखा हुआ है, यहां पर एक तस्वीर लगी हुई है, ये हेड में लगी हुई है। यानी कि इस वक्त आपको जो वेबसाइट नजर आ रही है, अभी हमें सिर्फ दो चीजें ऊपर से दिखी हैं जो हमारी हेड में थी, ओके। अच्छा, अब जरा हम जरा इधर आ जाते हैं, यहां पर आकर ना मैं इस वेबसाइट को जरा सर्च करने लगा, मैं लिखता हूं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये मैंने कीवर्ड लिखा ना कि भाई मुझे वो वेबसाइट दिखाओ जिनका ये कीवर्ड है, एंटर करें जरा, नीचे आ जाओ, आ गई वेबसाइट, ये वही वेबसाइट आपको नजर आना शुरू होगी दोबारा से। अब क्या है, सबसे ऊपर क्या आ रहा है, वेबसाइट का यूआरएल, दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, यूआरएल, मतलब ऊपर तो डोमेन नेम आ रहा है ना, इसकी डोमेन क्या है, उसके बाद यूआरएल आ रहा है। अच्छा, तीसरे नंबर पर क्या आ रही है, हेडिंग। अच्छा, ये हेडिंग उसने कहां से पिक किया है, ये वाली, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, इसका मतलब है कि उसने हेडर से उठाई। अच्छा, उसके बाद राइट साइड पे क्या आ रही है, तस्वीर, ये तस्वीर तो नहीं है ना हेडर में, ये तस्वीर बॉडी से आई है। अब ये तस्वीर बॉडी में कहां से आई है, अभी आप खुद ही पहचान लेंगे कहां से निकली हुई है, मिल गई है, ये वाली तस्वीर है। अच्छा, अब यहां पर कुछ चीजें नजर आ रही हैं, ये वाला हिस्सा कहां से आया, हेड से, तस्वीर कहां से आई, बॉडी से। आपको लग रहा होगा कि शायद ये भी बॉडी से आया हुआ है, ऐसे ही है ना, नो, ये बॉडी से नहीं आया हुआ, ये भी हेड से आया। अब हेड से अगर आया है तो इसका मतलब है कि यहां पर तो कोई नजर नहीं आ रहा, तो फिर ये कहां पे नजर आ रहा है, इसकी कोडिंग में आए जरा, यहां पर एक कोड लिखा होगा जिसका नाम होगा मेटा डिस्क्रिप्शन, देखें जरा कहां है, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, आ रहा है, लिखा हुआ आ गया, इतना बारीक लिखा हुआ है। ये वही है, देखें, तस्वीर, इंजीनियरिंग सप्लाईज, प्रोफेशनल किचन, यहां देखें जरा, ये वाला टेक्स्ट है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं तो मोस्टली डाटा उसने कहां से उठाया, हेड से, इसलिए कि हेड वो वाला पोर्शन है जो सबसे पहले लोड होता है, मतलब सबसे पहले किसी भी वेबसाइट का हेड पोर्शन लोड होता है, तो सबसे पहले हेड का पोर्शन लोड हुआ, उसी की वजह से हम लोग पहले नंबर पर भी आने लगे हुए हैं। हाँ जी, समझ आई यहां तक बात, यानी इसका मतलब अब हमें क्या समझ में आया कि हेड में क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक टाइटल, एक तस्वीर नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं फेविकॉन इमेज। जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, इस तस्वीर का टेक्निकल नाम क्या होता है, फेविकॉन इमेज। अच्छा, उसके बाद नीचे टेक्स्ट एक समरी सी लिखी आ रही है, डिस्क्रिप्शन, ये भी कहां पर है, हेड में। सिर्फ तस्वीर जो है, इमेज जो आ रही है राइट साइड पे, ये कहां से आ रही है, ये बॉडी में से आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जरा इधर से एक आधी चीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, हेड से क्या आ रहा था, टाइटल, इसका मतलब आपको पता लग गया कि जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक्चुअली उसको लिखने के लिए टैग कौन सा है, टाइटल।
मतलब उसको लिखने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, टाइटल का टैग है। सो मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने लिख दिया टाइटल और यहाँ आकर मैंने लिख दिया एंड टाइटल। अब मैंने जो भी टाइटल का कीवर्ड देना है, फिलहाल अभी हम कीवर्ड्स की बात तो नहीं कर रहे ना, तो इसलिए मैं खुद से कुछ दे देता हूँ। मैं लिख देता हूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। चले साथ में दूसरी चीज भी देख लेते हैं। दूसरी चीज क्या नजर आ रही थी हमें वेबसाइट पर? क्या तस्वीर? इसके कोड में आए, जरा देखते हैं तस्वीर कहां से आ रही है। नीचे आओ जरा। मैंने क्या कहा था, इसको क्या बोलते हैं? फेविकॉन आइकॉन। यही कहा था ना, फेविकॉन इमेज है। ये वाला कोड है जो इस तस्वीर को ला रहा है। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन। मैं इस पूरे कोड को कॉपी करता हूं, हाँ, और वहां पे ले जाता हूं, कंट्रोल सी। इसके बाद लगाऊंगा ना, टाइटल के बाद आ गया लिंक। अब ये टैग आपको याद रखना पड़ेगा ना। मतलब पहला टैग कौन सा पढ़ा हमने? टाइटल। अब दूसरा टैग कौन सा पढ़ रहे हैं? लिंक का। कह रहा है भाई लिंक का टैग लगाएंगे फेविकॉन इमेज के लिए, यानी टाइटल में जो तस्वीर नजर आ रही है उसके लिए टैग कौन सा लगेगा? लिंक का। अब ये लिंक के टैग के अंदर ऑप्शन क्या आ रही है? पहली ऑप्शन क्या आ रही है? आरईएल। आरईएल का मतलब होता है रिलेशन, ठीक है। आरईएल का मतलब होता है रिलेशन, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई इसका रिलेशन क्या है? शॉर्टकट आइकॉन। ऐसे ही है, क्या रिलेशन है इसका? शॉर्टकट आइकॉन। अब वो क्या कह रहा है कि हम एक लिंक लगाने जा रहे हैं और उस लिंक का रिलेशन क्या है? शॉर्टकट आइकॉन। ठीक है, आइकॉन छोटा सा आ रहा है ना। अच्छा, उसके बाद और क्या लिखा हुआ है आगे? एचरेफ। उसके बाद एचरेफ लिखा हुआ है ना। एचरेफ का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। एचरेफ का क्या मतलब है? एचरेफ का मतलब है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का क्या मतलब है? भाई रेफरेंस का तो मतलब समझ में आ रहा है ना कि कोई और चीज है, कोई और फाइल है। रेफरेंस का मतलब है रेफरेंस फाइल कौन सी है। हाइपर का क्या मतलब है कि भाई ऑनलाइन आ रही है ना, ब्राउजर पे फाइल आनी है, तो ऑनलाइन जो चीज होती है उसको हम हाइपर बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है हाइपर रेफरेंस कौन सा है? कौन सा है भाई? इमेजेस। ये कहता है ये फोल्डर है, उसके अंदर ये तस्वीर है। हमारे पास तो नहीं है ना ये फोल्डर। मैं फिलहाल क्या कहने जा रहा हूँ, मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। अब मैंने क्या कहा उसको? मैंने कहा भाई मेरा जो एचरेफ है वो क्या है? favicon.png। अब इस फाइल को सेव नहीं किया अभी तक, मैंने नहीं किया ना। ओके, फाइल को सेव करें। फाइल सेव एज, सिंपल सेव करना। अब ये ज़हन में रखो कि ये जो नोटपैड एडिटर है ये कैसी फाइलें बनाता है? मुश्किल नहीं है, वो आपको पता है, वैसे नहीं बता रहे हो आप लोग। नोटपैड में किस तरह की फाइलें बनती हैं? सिंपल टेक्स्ट, टेक्स्ट एडिटर है ना। नोटपैड तो है ही टेक्स्ट एडिटर। मोबाइल में भी होता है नोटपैड, तो सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है। जस्ट टाइप करते हो तो नजर आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो है नहीं है, एक्सेल भी नहीं है, पावर पॉइंट भी नहीं है, इमेज डिजाइनिंग टूल भी नहीं है। भाई टेक्स्ट एडिटर है सिंपल सा। लेकिन हम इससे काम क्या ले रहे हैं इस वक्त? HTML एडिटर का ले रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम HTML फाइल बनाने जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले तो मैंने यहाँ से चूज करूंगा वो जगह मैं जहाँ फाइल बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से पहले तो फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ आपका, ठीक है, जहाँ पे मुझे ये फाइल रखनी है। DMPSLM, यहाँ पर आपका होगा ये वाला आपका। यहाँ पर आज की तारीख का फोल्डर बनाते हैं। सबसे पहले ये जो मैं काम कर रहा हूँ इट इज़ कॉल्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपकी फाइल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि आप कौन सा डाटा कहाँ पे रख रहे हो। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर मैंने ये फाइल रखनी है। अब वो देखें क्या कहता है, कौन सी फाइल बन रही है? टेक्स्ट। क्या हम टेक्स्ट बनाना चाहते हैं? हम टेक्स्ट फाइल बनाना चाह रहे हैं। हम टेक्स्ट फाइल बनाना चाह रहे हैं। आप चारों कह रहे हैं बनाना चाह रहे हैं, हालांकि नहीं बनाना चाह रहे। हाँ? हम कौन सी फाइल बना रहे हैं? हम कौन सी फाइल सेव करना चाहते हैं? भाई अभी क्या बनाया हमने? HTML फाइल बनाना चाह रहे हैं ना, टेक्स्ट फाइल नहीं है। HTML एक अलग से टाइप है, मैंने कहा था ना। DOC एक टाइप है, XLS एक टाइप है। मतलब वर्ड की फाइल है DOC, एक्सेल की फाइल है XLS, इमेजेस PNG या JPG। इसी तरह जो HTML की फाइलें होंगी वो HTML टाइप की फाइलें हैं। इसका मतलब मुझे यहाँ से टाइप चेंज करनी है। ये तो टाइप है ही नहीं है HTML की, ये तो टेक्स्ट है। क्योंकि नोटपैड यूज कर रहा हूँ ना, तो नोटपैड बनाया ही उन्होंने टाइपिंग करने के लिए हुआ है, HTML के लिए नहीं बनाया। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको एज ए HTML यूज कर रहा हूँ। मुझे ये करना है, ये एंड पे देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है? सेव एज टाइप। यही कह रहा हूँ ना भाई, टाइप चेंज करनी है, टेक्स्ट तो नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा HTML नहीं लिखा होगा,
ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन ऑल फाइल तो लिखा हुआ है, मैं इसे ऑल फाइल कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये काम किया। भाई अगर आप टेक्स्ट कर दोगे ना तो वो HTML फाइल नहीं बनेगी, ज़हन में रखना है ये। हाँ, आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑल फाइल्स। अच्छा, ऑल फाइल्स के बाद आपने ऊपर आकर फाइल का नाम देना है ना। अब हमारी फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, फिलहाल इंडेक्स अभी नहीं कर रहे हम, कोई भी नाम रख लेते हैं। मैं कहता हूँ फर्स्ट .html। समझ में आई बात? यानी कि इस फाइल की एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, HTML। अगर मैं .html लगाऊंगा तो विंडोज को समझ में आएगी कि ये HTML फाइल है, अगर नहीं लगाऊंगा तो वो उसको सिंपल फाइल समझेगा। आपने जब भी HTML फाइल बनानी होगी तो उसकी एक्सटेंशन HTML होनी चाहिए, और उसके साथ जो आइकॉन आएगा फिर वो ब्राउजर का आपका आ रहा होगा। आमतौर पर हम सबके पास गूगल क्रोम होता है, तो क्रोम का आइकॉन आ जाएगा। एंटर करें जरा, जरा चेक करिए फाइल कहाँ आई है, पहले इसकी लोकेशन देखो। आ गई फाइल, इसके साथ आइकॉन भी आ गया क्रोम का। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर क्रोम ना हो तो माइक्रोसॉफ्ट एज होगा, जो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है। हो सकता है आपने फायरफॉक्स इंस्टॉल किया हो, तो आपके पास जोन सा भी ब्राउज़र होगा ना, उसी का आइकॉन आएगा, और जब उसे क्लिक करोगे तो उसी ब्राउज़र में आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हमने कहा हाँ भी इसे खोलो। ओके, खुल गई, आ गया ऊपर जो मैंने टाइटल दिया था। तस्वीर अभी नहीं आई भाई, तस्वीर होगी तो आएगी ना, है ना। मैंने सिर्फ तस्वीर का नाम लिखा है, यहाँ तस्वीर तो पड़ी नहीं हुई कहीं। कोडिंग में तस्वीर का नाम मैंने जरूर दिया है, ये देखें, कोडिंग में मैंने तस्वीर का नाम लिखा हुआ है favicon.png। अब ये कौन सी फाइल है, ये एकदम फाइल चेंज हुई कि नहीं हुई? अभी मैंने कौन सी फाइल बनाई है, HTML। उस HTML फाइल के अंदर मैं कौन सा रेफरेंस दे रहा हूँ, किस फाइल का, इमेज का, PNG। ये PNG का जो फॉर्मेट है, ये कौन सा फॉर्मेट है, PNG का फॉर्मेट कौन सा है, इमेज फॉर्मेट है। JPG कौन सा फॉर्मेट है, इमेज फॉर्मेट है। जिफ कौन सा फॉर्मेट है, इमेज फॉर्मेट है। ठीक है, सो अब तस्वीर लानी होगी तो हमेशा हम जब तस्वीर लानी होगी फिर HTML की बात नहीं करेंगे, जब तस्वीर लानी होगी तो फिर ग्राफिक फॉर्मेट की बात करेंगे। आपके अगर घर से फोन आ रहा है तो आप सुन रहे हैं इसे। अब इसका मतलब क्या हो, ये फाइल भी होनी चाहिए ना, मतलब यहाँ पर नाम लिखने से तो नहीं आ जाएगा ना, मतलब यहाँ पर हम नाम लिखेंगे लेकिन आपके पास ये फाइल भी मौजूद होनी चाहिए हर सूरत में। अब क्या करें, ये फाइल लेकर आए कहीं से फाइल लेकर आए। चले हम यूँ करते हैं, हम समझने के लिए काम करते हैं, इंटरनेट से ना एक फाइल ले लेते हैं कोई। भाई नेट से फाइल ढूंढी जा सकती है ना, यहाँ आए ज़रा लिखें, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज लिखा है तो मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर कॉलेज का लोगो ही ढूंढ लेते हैं। हाँ, कंप्यूटर, या लिख लेते सोशल मीडिया, सोशल मीडिया कोर्स PNG लोगो। ये देखिए ढूंढने का तरीका ये है। हाँ, मैंने लिख दिया सोशल मीडिया कोर्स PNG लोगो। देखते हैं इसका कैसा लोगो आता है। इमेजेस पे जाएं यहाँ से। बेसिकली तो ये लोगो आपको फिर खुद से ही डिज़ाइन करना पड़ेगा या अपनी मर्जी से डिज़ाइन करवाना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि आजकल ट्रेंड क्या है लोगोज डिज़ाइन करने का, नाम के ऊपर भी लोगो बन जाते हैं। तो आप कैनवा में जाएं, अपना नाम डिज़ाइन करके लोगो बना लो, एक अच्छा सा बैकग्राउंड लो, उसके ऊपर अच्छे से स्टाइलिश तरीके से नाम लिखो तो लोगो बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरा लोगो कौन सा है, ये लो, कौन सा यूज़ कर लेंगे, ये यूज़ कर लेंगे। चलो जी, ये तस्वीर ले लेते हैं, हम कहते हैं ये लोगो है हमारा। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, सेव इमेज एज, इमेज के तौर पर इसे सेव करना है आपने, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा राइट क्लिक, सेव किया। अब इसको मैं लोगो बनाना चाह रहा हूँ ना, तो लोगो की फाइल का नाम क्या रखना है आपने, फेविकॉन। लोगो की फाइल का क्या नाम रखना है, हमेशा फेविकॉन रखना है। उसी जगह पर चलें जहां पर पड़ा हुआ ये सब कुछ, ठीक पे आओ जी। ये क्लास आपकी ये है,
क्या नाम था? फेविकॉन। नीचे देखें टाइप तो पीएनजी है ना, सिर्फ हमने नाम क्या करना है इसका? फेविकॉन, FAVICON। नहीं, फाइल बन गई हमारी, फेविकॉन की भी फाइल बन गई। अब कोड सपोर्ट कर रहे हैं ना इस फाइल को। अब उधर जाकर नाम देख लो, कुछ नाम में इशू तो नहीं है, यही स्पेलिंग है। अब जरा चेक करें इसको क्या करता है ये। अभी तक तो आइकॉन नहीं आ रहा ऊपर, अब इसको रीलोड करूं यहां से, क्या हुआ? आ गया। ये दो काम हमने सीखे आज। ये कौन से पार्ट में हुए हैं काम? दोनों हेड में, यानी ये हमने क्या किया? हेड पोर्शन डिजाइन किया। ये हमने अपनी कंपनी का हेड पोर्शन डिजाइन किया। जी समझ आ गई सबको? अब अगली क्लास में हम जाएंगे इसके दूसरे पोर्शन में। अब आप देख लें, मेरे पास अगर कोई वेबसाइट आएगी तो क्या होगा? टाइटल भी होगा, फेविकॉन भी होगा। सिर्फ मैं ये देखूंगा कि प्रॉपर है कि नहीं है। अगर नहीं प्रॉपर होगा तो मैं इधर आऊंगा और उसके टाइटल को चेंज कर दूंगा। आपको बनाना इसलिए सिखाया कि आपको थोड़ी सी समझ में आए कि चीज़ क्या है। अदरवाइज आपके पास जब किसी की वेबसाइट की एसईओ का प्रोजेक्ट आएगा, आपको भी ऐसे नहीं होगा कि आप नए सिरे से फाइल बनाओगे। भाई ये फाइल बनी बनाई आएगी आपके पास। मतलब मेरे पास ये वेबसाइट आएगी तो ऐसे आएगी। सपोज करते हैं कि वेबसाइट अगर मेरे पास आए तो कैसे आती है ये? तो मेरे पास ये ऐसे आती है। लिखा सुबह वॉशिंग में से खोल लेता हूँ, पब्लिक HTML से खोल दिए, रखें सारी फाइल, सब कुछ बना हुआ है। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि इसमें क्या होने वाला है। ये इंडेक्स की फाइल को खोलूंगा, मैंने कहा था ना इंडेक्स की फाइल होती है, और ये एडिट कर दूंगा इसको। ये भी अगली क्लास में हम ये देखेंगे। मैंने नोटपैड चेंज कर दिया ना चेंज, अगली क्लास में आपका भी चेंज करेंगे, ठीक है? अभी आज की क्लास में आपने नोटपैड की प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट क्लास में फिर नोटपैड प्लस की बात करेंगे। सारी कोडिंग आ गई? तो मेरे पास ये इस तरह आएगी। इसका मतलब मैं HTML फाइल नहीं बनाऊंगा बार बार, मैं तो बनी हुई फाइल में चेंजेस करूंगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि फाइल बनती कैसे है, कि फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसलिए हमने ये वाला लेसन लिया कि आपको सारी चीजें लॉजिकली समझ में आ रही है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि कहीं आपको कोई फाइल में थोड़ी सी चेंज करनी पड़ जाए, तो कैसे करेंगे? चले, ये हो गया हमारा आज का लेसन। आज के स्टूडेंट्स भी हमारे कम थे, तो आज इतना ही रखते हैं हम।